बेटा जो लोग पहले क्लासेस कर चुके हैं तो उनको तो मालूम होगा तरीका और चीजें किस तरीके से हैं। जो नए लोग हैं पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो नोट्स होंगे ना, उनमें आपकी बुक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है जरूरी वो सब कुछ मैंने लिख रखा है। अलग से आपको कुछ नहीं करना है। फिर भी जब पढ़ रहे हो साथ में तो एक पेन और एक कॉपी साथ में लेकर बैठोगे कि कुछ अलग के पॉइंट्स हम जैसे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं और वो हर बार नहीं बताए जाते। वो मेमोरी बेस्ड चीज़ें होती हैं, समय के साथ लगता है कि हाँ ज़रूरी है तो आपको लिखवा दी जाती हैं। तो उनको आपको नोट डाउन करते रहना है। जहां भी आप नोट डाउन कर रहे होगे वो मैं चेक करूंगा आपसे, किसी भी दिन आपसे कह दूंगा कि अपनी कॉपी के मुझे फोटोज भेज दो आज के चैप्टर के जो नोट्स आपने बनाए हैं अपने। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही चीज उसमें लिखी होगी जो हम करंट में पढ़ रहे होंगे। उसके आसपास की चीजें अगर मुझे लगता है कि जरूरी है आपको पता होनी चाहिए तो मैंने वही लिख दी है। तो शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है ये चीजें ये बीच में कहाँ से पॉइंट आ गया। ठीक है। शुरुआत में, बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा। फिर आप जब रिलेट करने लगोगे आपको समझ आने लगेगा कि ये चीजें क्यों लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हो, इन नोट्स की स्टार्टिंग जो हुई है वो एक बहुत रैंडम सी लाइन लिखी हुई है कहीं आगे से, कि चरक चिकित्सा 24 में बताते चिकित्सा प्रकरण में षट त्रिक या अष्ट त्रिक का उल्लेख है। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता इस लाइन को लिखने का, लेकिन क्योंकि ये जरूरी बात है तो मैंने लिख दी है बस यहाँ। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है। बाकी ओरिजिनली जो है इतिहास वो यहाँ से शुरू है। अगली लाइन जो आप देख रहे हो कि चरक का निर्माण कितने स्तरों पर हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के रैंडम पॉइंट्स आपको बीच में मिलेंगे, वो काफी जरूरी है। या तो कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो, ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लगता है मान लो कि हाँ वो जरूरी है, अभी आने की संभावना है। तो वो इस तरह के पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। तो खैर, पहली क्लास शुरू करते हैं। क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है, हो सकता है आप इतना रिलेट ना कर पाओ, आपको थोड़ा समय लगे 2-4 सेशन में। तो आप चाहो तो मैं कॉमन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकता हूँ शुरुआत के कुछ लेक्चर्स की, कि सभी को मिल जाए। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेबसाइट जो है सब कुछ फाइनल हो चुका है, आज मेरी बात भी हो गई है। तो होपफुली मैं 1-2 दिन में ही आपको उससे रिलेटेड चीज़ें जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें हैं, प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस कुछ ग्रुप्स बना रहा हूँ अभी। टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया है, आपको लिंक शेयर नहीं किया मैंने। और भी जगह ग्रुप्स जो है आपके व्हाट्सएप के अलावा वो बना रहा हूँ, तो वहाँ कोशिश करेंगे आपसे चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ट्रैक करें। क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलते रहें डेली फीड के आधार पे। और भी चीज़ें जो है वो अपडेट मैं आपको जल्दी कर दूंगा। ठीक है। फिलहाल अभी क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ से लेक्चर हमारा शुरू होता है, देखेंगे। तो चरक संहिता हमारा बेस है, यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो इतिहास पढ़ेंगे पहले चरक का। कुछ जरूरी चीजें हैं चरक के बारे में, उनको जान लेते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट लिखा है कि चरक चिकित्सा 24 मदात्य चिकित्सा प्रकरण, वहां पर षड्त्रिक या अष्टत्रिक का उल्लेख है। तो बेटा ये क्या है, ये ग्रुप बना रखे हैं चरक ने, तीन तीन चीजों के ना ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है। तो उनको इन्होंने कहा, जैसे 6 ग्रुप हैं तो कह दिया षड्त्रिक। उनको फिर एक्सटेंड किया है, 8 भी बताए हैं, तो वो अष्टत्रिक कहलाते हैं। चरक ये मानते हैं कि आप अगर अल्कोहल ले रहे हो ना तो खराब चीज मानी जाती है। तो आपको विचार कर लेना चाहिए कि कहीं मैं इस षड्त्रिक या अष्टत्रिक को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अल्कोहल लेने से पहले ये सोच लो कि कहीं मैं इनको इनको हार्म तो नहीं कर रहा। क्योंकि ये कहा गया कि इनमें ही पूरा जीवन है। ये जो 8 चीजें हैं, 8 त्रिक जो हैं, तो ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं, लाइफ को चलाते हैं। तो ये अगर गड़बड़ा गए तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ये मतलब है कहने का। तो सवाल क्या पूछता है कि षड्त्रिक या अष्टत्रिक का विचार करने को लिखा हुआ है। तो ऑप्शन देगा, मद्यपान करते समय, मद्यपान के पहले, मद्यपान के बाद में, या मद्यपान के तीनों काल में, मतलब पहले भी, करते समय भी और बाद में भी सोचना चाहिए। तो आंसर क्या है, मद्यपान के पूर्व। सवाल यहीं से बनते हैं, याद रखना बेटा, मद्यपान के पूर्व। आगे देखो चलो। तो चरक संहिता का निर्माण 3 स्तर पे हुआ है। 3 स्तर है। एक है मूल उपदेष्टा और साथ में उसके तंत्रकर्ता। दूसरा स्तर है संस्कर्ता का, और तीसरा स्तर है संपूर्णकर्ता का। तीनों का मतलब क्या है, देखो शुरू में जो है ना मूल उपदेष्टा, जिसके आगे लिखा हुआ है पुनर्वसु आत्रेय, 1000 ईसा पूर्व टाइम। फिर लिखा है तंत्रकर्ता अग्निवेश, 1000 ईसा पूर्व, इनका भी टाइम लिखा हुआ है। तो पुनर्वसु आत्रेय जो है वो टीचर है ना, वो पढ़ा रहे हैं। उनके 6 स्टूडेंट थे, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। अग्निवेश, भेल, चतुकर्ण, पराशर, हारित और शारमाणी, ये 6 उनके स्टूडेंट थे। तो उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उन्हीं में से एक स्टूडेंट हुए अग्निवेश।
अग्निवेश ज्यादा होशियार रहे होंगे पढ़ने में, उन्होंने गुरुजी की एक एक बात को लिख दिया बुक की फॉर्म में, तो वो जो बुक बनी तो वो कहलाई अग्निवेश तंत्र। सामने चाहो तो लिख सकते हो, जो बुक बनी उसका नाम था अग्निवेश तंत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक संहिता के मूल लेखक कौन है, मतलब किसने लिखा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप जानते उसको चरक के नाम से हो, लेकिन ओरिजिनली वो चरक ने लिखा नहीं है। ठीक है, लिखा किसने है? इन्होंने, अग्निवेश ने। तो अग्निवेश तंत्र है वो। चरक ने क्या किया वो देख लेते हैं आगे। तो चरक को देखोगे आप, उनके नाम के आगे लिखा हुआ है संस्कर्ता या प्रथम संस्कर्ता करके। तो संस्कर्ता या प्रथम संस्कर्ता कह लो, जो भी कह लो आप, इनका काम क्या होता है, सवाल पूछा जाता है कि संस्कर्ता करता क्या है या प्रतिसंस्कर्ता करता क्या है। तो इनका काम होता है या तो विस्तार करना, दो वर्ड लिख लो सामने, विस्तार और संक्षेप। लिख लेंगे, ये जरूरी चीजें हैं, यहाँ लिखी नहीं है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आ रही हैं, और ये जरूरी बातें हैं, सवाल बनते हैं इन पे कि प्रतिसंस्कर्ता का काम क्या होता है। तो प्रतिसंस्कर्ता ग्रंथ का विस्तार करता है या उसका संक्षेप करता है। मतलब कि मान लो कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, बहुत हार्ड लैंग्वेज है, जैसे मैं आपको शिव तांडव श्रोत दे दूं मान लो, है ना, या महामृत्युंजय मंत्र है, या फिर मैं कह रहा हूँ कि कोई और भी बुक मान लो आप, तो बहुत टफ होते हैं, कई बार समझ में नहीं आती, इतनी मुश्किल लैंग्वेज है, छोटे सी बातों में सब कुछ लिख दिया उन्होंने। तो क्या करना है, उसका उसका विस्तार करना है लोगों को समझाने के लिए, उसको इजी फॉर्म में लिखना, एक्सप्लेन कर देना। या फिर मान लो कोई बुक बहुत बड़ी है, कि अब आपका एग्जाम होने वाला है, आपसे कोई कह दे, मान लो कल एग्जाम हो, कि पूरी चरक संहिता पढ़ो, पढ़ नहीं पाओगे। तो क्या आती है मार्केट में, कुंजी आती है, है ना, और सबने एग्जाम यूपी बोर्ड के बच्चों को तो उन्होंने देखा होगा, कुंजी आती थी। तो एग्जाम से एक दो दिन पहले बच्चे खरीदते थे, पढ़ के पास भी कई बार हो जाते थे। तो वो बहुत शॉर्ट में लिख देना, तो वो क्या होता है, संक्षेप करना। तो प्रतिसंस्कर्ता का काम सिर्फ विस्तार करना नहीं है, याद रखना, लोगों के माइंड में रहता है कई बार विस्तार करना, कि वो इजी कर देते हैं। इजी तो करते हैं, लेकिन दोनों ही इजी करने की फॉर्म है, विस्तार भी कर सकते हैं और संक्षेप भी कर सकते हैं। क्लियर है? विस्तार और संक्षेप दोनों काम है उनके। तो ये काम किया चरक ने। अब चरक ने क्योंकि इसको इजी फॉर्म में कर दिया, तो ज्यादा फेमस कौन हो गए? चरक ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है ना, उन्हीं के नाम से फिर ये ग्रंथ फेमस हुआ। क्योंकि जैसे मान लो चरक कहीं लेके जाते होंगे, पढ़ाते होंगे अग्निवेश को, देखो ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ये मतलब है, तो लोग उनके नाम से जानने लगे कि भाई वो आए हैं, चरक आए हैं अपनी बुक लेके। तो चरक संहिता के नाम से फेमस हो गई। अब चरक के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, प्रथम संस्कर्ता या प्रतिसंस्कर्ता। प्रथम थे ये। तो सबसे पहली बार जो अग्निवेश का प्रतिसंस्कार किया, उसको नया रूप दिया, मतलब वो चरक ने दिया। इसके बाद आते हैं दृढ़ बल, ये फोर्थ सेंचुरी वाले। काम इन्होंने भी यही किया जो चरक ने किया, साथ साथ एक और काम कर दिया इन्होंने। क्योंकि टाइम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, टाइमलाइन देखोगे आप, चरक का 200 ईसा पूर्व, फिर दृढ़ का फोर्थ सेंचुरी लिखा है, तो इनके टाइम में बड़ा डिफरेंस आ गया। तो इतने टाइम के अंदर क्या होता है कि मान लो एक बुक लेके लगातार आप पढ़ते रहो। आपने कई लोग देखे होंगे चरक संहिता लिए घूमते हैं, आपके पुराने सीनियर देखना कभी, या मेरी बुक भी देख लोगे अगर आप, तो उसके बहुत सारे पेजेस जो है ना वो गायब हो गए टाइम के साथ। है ना, ऐसा नहीं लापरवाही से रखे मैंने, मगर फिर भी हो जाता है समय के साथ, इतना पढ़ते हो आप, लेके जाते हो, कैरी करते हो, तो बहुत सारे चैप्टर्स जो है चरक के वो चले गए, मिस हो गए। तो उन चैप्टर्स को वापस जोड़ा दृढ़ बल ने। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा गया द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, ये शब्द देख पा रहे हो यहाँ, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। और दूसरा एक और शब्द जुड़ा इनके साथ, संपूर्ण कर्ता या संपूरक चरक संहिता के, कि भाई जो पार्ट है नहीं वो भी जोड़ दिया। ठीक है, अब एक बार फिर से बात करता हूं। अभी आपने देखा तीन स्तर हैं चरक के, तीन स्तर। तो पहला स्तर क्या था, ये गुरु और शिष्य एक साथ है यहाँ पे, मूल उपदेष्टा और तंत्रकर्ता दोनों का सेम टाइम है। गुरुजी और उनका स्टूडेंट एक टाइम ही पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो 1000 ईसा पूर्व दोनों का टाइम है। पुनर्वसु आत्रे गुरु हैं, मूल उपदेष्टा है, उन्होंने उपदेश किया। और अग्निवेश ने तंत्र के रूप में लिखा उसको। ठीक है, इन दोनों का एक टाइम हुआ, एक स्तर हुआ। दूसरा स्तर है हमारे चरक का, 200 ईसा पूर्व। इन्होंने क्या किया, प्रति संस्कार किया चरक संहिता का। और तीसरा स्तर है दृढ़ बल का, उन्होंने क्या किया, संपूर्ण किया। मतलब स्तर की बात करें तो मेनली संपूर्ण की बात करेंगे, क्योंकि संस्कार तो पहले ही हो गया था। तो तीसरा स्तर हुआ कि दृढ़ बल ने आके उसका संपूर्ण किया, उनका टाइम है फोर्थ सेंचुरी। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है। आगे देखते हैं। कह रहे अच्छा आत्रेय, आप कह तो रहे हो कि मूल उपदेष्टा है, लेकिन आत्रेय के नाम से भी चरक संहिता में तीन आत्रेय मिलते हैं।
तो ये कौन से वाले आत्रे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो? तो बता रहे हैं तीनों आत्रे के बारे में। देखो, एक मिलते हैं भिक्षु आत्रे, एक मिलते हैं कृष्ण आत्रे, और एक मिलते हैं पुनर्वसु आत्रे। भिक्षु आत्रे, कृष्ण आत्रे और पुनर्वसु आत्रे, जिनको हमने मूल उपदेष्टा कहा, वो ये वाले हैं, तीसरे वाले पुनर्वसु आत्रे। पहले वाले जो लिखे हैं भिक्षु आत्रे, उनका नाम आया है चरक सूत्र 1 में और चरक सूत्र 25 में। चरक सूत्र चैप्टर नंबर 1 और चरक सूत्र चैप्टर नंबर 25, दोनों जगह इनका उल्लेख आया है भिक्षु आत्रे का। दूसरे हैं कृष्ण आत्रे, इनका उल्लेख मिलता है चरक सूत्र 11 के अंदर। अभी जो हमने बात की ना अष्टत्रिक की, मदात्य चिकित्सा प्रकरण, चिकित्सा 24, तो वो जो वहां पे बात आई है अष्टत्रिक या षटत्रिक की, वो ओरिजिनली चैप्टर नंबर 11 में लिखे हुए हैं कृष्णात्रे के द्वारा कि ये क्या होते हैं अष्टत्रिक या षटत्रिक। ठीक है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो सूत्र 11 में हम लोग पढ़ेंगे, त्रियशनी अध्याय। तो ये इनके द्वारा दिया हुआ है, कृष्ण आत्रे के द्वारा अष्टत्रिक। और तीसरे आते हैं बेटा पुनर्वसु आत्रेय। तो इनका नाम क्यों पड़ा पहले वो समझ लो। देखो, पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको कहा गया पुनर्वसु। प्लस एक ऋषि थे अत्रि, उनके बेटे होने की वजह से इनको अत्रे आत्मज, अत्रिज, अत्रिसुत, अत्रिनंदन इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये इनके कुछ पर्याय हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, इसलिए इनको चंद्रभाग या चंद्रभागी भी कहा जाता है। पुराने जमाने में बहुत कॉमन था, माँ के नाम पे बच्चे को जानते थे, है ना, कि जानकी नंदन, तो इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। तो वो यही था पहले, कि माता का नाम भी साथ में होता है, चंद्रभागी या चंद्रभागा भी कहते हैं। और बाकी पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न होने से पुनर्वसु, अत्रि के बेटे होने से अत्रि आत्मज, अत्रिसुत इन नामों से भी जाना जाता है इनको। कुछ लोग ये सवाल कर लेते हैं, आप जानना चाहो तो लिख सकते हो, कि ये चंद्रभागा इनकी माता का नाम था, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो ये लिखा है चरक सूत्र 13 में, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। इसमें यह अध्याय है चरक सूत्र 13। ठीक है, तो वहां पे लिखा है, लास्ट श्लोक है बिल्कुल, तो वहां पे ऐसा उल्लेख आया है। आगे देखिए, पुनर्वसु आत्रेय को महर्षि, ब्रह्म ऋषि, भगवान इन नामों से भी जानते हैं। साथ साथ एक बहुत जरूरी उनके नाम के साथ उपमा जुड़ी हुई है, ये देख पा रहे हो, ऐसे ही याद रख लेना है। अगधवेद सिंधु प्रवर्तन अद्रिज प्रवर गोढ़ा, पूरी लाइन रख के एग्जाम में पूछता है, किसके लिए कही गई, कहाँ कही गई? तो पुनर्वसु आत्रेय के लिए कहा गया। कहां पर? चरक चिकित्सा 12, चैप्टर का नाम है शोध चिकित्सा अध्याय, तो वहां पर इनको ये उपमा भी दी गई है। ठीक है, अगधवेद सिंधु परिवर्तन अद्रिज प्रवर घोड़ा, आप तो याद रखो, वहां पढ़ाऊंगा क्या है। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा स्थान में कुछ योग भी आए हैं जो कृष्ण आत्रेय के द्वारा दिए गए। कृष्ण आत्रेय ये अष्टरिक वाले, तो इन्होंने कुछ योग भी दिए हैं चिकित्सा स्थान में, तो देख लोगे, नाम पढ़ लोगे। अब इतने बेसिक क्वेश्चन वैसे आते हैं नहीं। तो एक देख रहे हो फलारिस्ट, अर्श चिकित्सा में आया है। शार गुटिका गृहिणी चिकित्सा में आया है। नागर आदि चूर्ण अगेन गृहिणी चिकित्सा। नवायस चूर्ण तो पांडु रोग में इस्तेमाल करते हैं, पांडु को एनीमिया के साथ रिलेट करते हैं हम लोग, तो पांडु में इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है ये भी जरूरी बात है। तो त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, और कह रहे हैं 50% लोह पड़ा हुआ है, यानी आधा लोह है और बाकी आधे में त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद। मैं ये मान के शुरुआत कर रहा हूँ क्लास की कि आप वात पित्त कफ और पंचमहाभूत जानते होगे, बाकी कुछ नहीं जानते होगे। तो शुरुआत की कुछ क्लासेस जो होंगी मेरी, वो काफी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होंगी। तो जो लोग कभी पढ़े हुए हैं बोर मत होना, थोड़ा सा बोर फील कर सकते हो कि काफी टाइम लग रहा है एक एक चीज के अंदर, लेकिन लगेगा। शुरुआत के लेक्चर्स में बाकी लोगों को भी समझ में आने लगे, उस तरह से मैं कोशिश रखूंगा इजी रखने की। ठीक है, तो त्रिफला यहाँ देख रहे हो, जिनको नहीं पता, तो हरित की, विभित की और आम्ल की, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको हम लोग त्रिफला कंसिडर करते हैं। हरित की, विभित की और आम्ल की। त्रिकटु, इसका एक पर्याय होता है, इसको व्योश भी कहा जाता है, जिनको नहीं पता लिख सकते हो व्योश, ये भी एक पर्याय है त्रिकटु के लिए। इसमें क्या क्या आता है? पिपली, पिपली, काली मिर्च और शुंठी, यानी पिपली, मरीच और सौंठ, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। तो ये तीन चीजें आती हैं व्योश या त्रिकटु के अंदर। और त्रिमद, त्रिमद में आते हैं
फिर तीन चीजें लिख लो। विडंग, विडंग, मुस्तक, मतलब मुस्ता, जो नागरमुथा होता है वो। विडंग, मुस्ता और नागरमुथा। हाँ बेटा माफ करो, चित्रक, चित्रक। इसमें हमारी ट्रिक है कि कोई ना मद में है, मद कहते हैं नशे को, है ना, कि भाई मद में है, वो नशे में है, फिर भी उसने क्या किया, बड़ा मस्त चित्र बनाया। ठीक है, मद में भी बड़ा मस्त चित्र बनाया। बड़ा यानी विडंग, मस्त यानी मुस्ता या नागरमुथा, चित्र बनाया मतलब चित्रक। फिर क्या देता हूँ बेटा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और आप क्लास में कोई चीज लिख नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि ज्यादा तेज हो रही है चीजें, जबकि मैं इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, हल्के बोल रहा हूँ अभी, आपका कुछ रह जाए तो रोक के मुझे पूछ लेना। आपकी स्क्रीन पर एक सिर्फ टच करोगे ना, तो वहां एक ऑप्शन आ जाएगा, नीचे माइक बना हुआ दिखाई देगा आपको, उसको टच कर दोगे तो आपकी आवाज यहाँ सुनाई देगी। आप जो भी कहना चाहते हो वो बात कह सकते हो, ड्यूरिंग सेशन, आफ्टर सेशन, व्हाट्सएप पे बाद में कॉल करना चाहो तो आपके ऊपर है, लेकिन पूछ लेना, ऐसा नहीं कि फील करो कि ये चीज रह गई मेरी कि कैसे करनी है कवर। ठीक है, आगे देखते हैं। बला तेल, अमृता आद्य तेल, ये भी इन्होंने दिया, वात व्याधि में आए हैं, बला तेल और अमृता आद्य तेल, वात व्याधि। अगला एक योग देख रहे हो, प्रपोंड्रिक आदि तेल, शिरो रोग के अंदर, बेटा ये बहुत जरूरी है। प्रपोंड्रिक आदि तेल, इसको बिल्कुल याद कर लेंगे आप, ये सवाल पूछा जाता है। प्रपोंड्रिक आदि तेल, शिरो रोग, ठीक है, ये मस्ट है। और ये भी बता देता हूँ कि जिसको भी ये बैच करना है बेटा, कैमरा ऑन रहेगा आपका। ये मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, कैमरा ऑन रखना है, अपनी जगह घर में फिक्स कर लो। मैं देखना चाहता हूँ आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, कैमरा सबका ऑन रहेगा। आज की छूट दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, कल से कैमरा ऑन रहेगा, ये तय बात है। और मॉर्निंग वाले को तो किसी को मैं बिना कैमरे के यहाँ पे बैठने नहीं दूंगा, मॉर्निंग बैच के बच्चे जो हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ आने का रीजन ही हमारा ये है कि हम वहाँ अच्छे से नई चीजें कर पाए। फिर यहाँ वही कहानी हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पढ़ेगा कैमरा ऑन बिल्कुल रखोगे। देखो आगे, तो ये कुछ योग हैं, इनके नाम याद कर लेना, फलारिस्ट, शारगुटिका, नागरादि चूर्ण, नवायस चूर्ण, बला तेल, अमृताद्य तेल, प्रपुंड्रिक आदि तेल। तो ये सब आपको बिल्कुल याद रखने हैं, कहाँ कहाँ आए हैं वो भी हल्का सा माइंड में रख लेना, बाकी चिकित्सा स्थान में मैं याद आपको करा दूंगा। नेक्स्ट देखो, जीवनीय घृत, ये वात रक्त में आया, ये भी उन्होंने बताया, वात रक्त, जीवनीय घृत। डिजीज चाहो कोरिलेट करना, हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि अर्श जो है वो पाइल्स के साथ रिलेट करते हैं, ग्रहणी जो है हमारा आईबीएस के साथ रिलेट करते हैं हम लोग उसको, पांडु को एनीमिया के साथ रिलेट करते हैं। वात व्याधि में आप कोई भी ऐसी कंडीशन पेनफुल, खासकर जॉइंट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पेनफुल कंडीशन होती है, उनको रिलेट करते हैं। सीएनएस के जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको रिलेट करते हैं। शिरो रोग में वैसे तो आप नॉर्मली समझ लो कि सिर में दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, कोई भी ऐसी कंडीशन, तो वो शिरो रोग में आ जाती है। वात रक्त की अगर बात करें तो इसको हम लोग रिलेट करते हैं गाउट के साथ, गाउटी आर्थराइटिस आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसके साथ रिलेट करते हैं वात रक्त को। तो कुल ये 8 योग हैं जो कृष्ण आत्रेय ने बताए। आगे देख रहे हो यहीं, एक नवायस चूर्ण है जो सुश्रुत ने दिया प्रमेह पिड़काव की चिकित्सा में, एक काश्यप ने नवायस चूर्ण दिया शोथ की चिकित्सा में। ये क्यों लिखा है यहाँ? ये ऊपर नवायस चूर्ण पढ़ा था ना आपने चरक्का पांडु के अंदर, तो यहाँ सुश्रुत और काश्यप का देख रहे हो आप। सुश्रुत ने दिया इसको प्रमेह पिड़काव में, और काश्यप ने दिया इसको शोथ के अंदर। शोथ यानी स्वेलिंग समझ लो, इडेमा बॉडी में। और प्रमेह पिड़का क्या होती है, जब किसी का डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता ना, तो उसकी बॉडी में आपको बहुत सारे ऐसा कि बॉयल्स हैं जैसे, ये बन जाना, है ना, तो इस तरह की चीजें, कार्बंकल, तो ये सब चीजें होती रहती हैं बहुत ज्यादा। तो उनको हम लोग प्रमेह पिड़का समझ लेते हैं। आजकल ऐसे पेशेंट्स जनरली नहीं मिलते, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पताल सबके आसपास है, वहां पहुंच जाते हैं, इंसुलिन पे आ जाता है। तो लेकिन अगर नहीं कंट्रोल होता तो इस तरह की कंडीशन आपको मिल सकती है। फिलहाल याद रख लोगे, नवायस चूर्ण सुश्रुत का प्रमेय पिड़का में है और काश्यप का शोथ में है। और जैसे नवायस चूर्ण देखा, इसी तरह एक योग मिलता है नवगुग्लू, नवगुग्लू। इसमें क्या पड़ा होता है, इसमें त्रिफला त्रिकेटु त्रिमत, सेम ही है नवायस चूर्ण की तरह। वहां 50% लोह था, यहाँ 50% गुगलू पड़ा हुआ है बेटा, गुगलू।
ठीक है। यूज कहाँ करते हैं इसको? मेदो रोग में यूज करते हैं, मेदो रोग, ओबेसिटी। और यही लिखा है कि मेदो रोग का प्रथम वर्णन वो वृंद माधव ने किया है। इसको वृंद माधव कर लोगे आप लोग, वृंद माधव, मेदो रोग प्रथम वर्णन। ठीक है। सामने दो बुक्स के नाम लिखे हैं, एक सिद्धांत निदान और एक प्रत्यक्ष शारीरम। ये दोनों बुक्स गणनाथ सेन के द्वारा लिखी हुई हैं। तो गणनाथ सेन की दो बुक्स हैं, सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शारीरम, बिल्कुल याद रखना, बुक्स बहुत जरूरी हैं। और ये जो बुक है पहली वाली, ये क्यों जरूरी है? तो आप देखोगे, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो अग्निवेश के बारे में पढ़ेंगे। अग्निवेश, इनके पर्याय लिखे हैं, बनिवशेष, हुतावशेष, सौम्य, तो देख लेना। ये वाला पर्याय जरूरी है, सौम्य, क्योंकि सौम्य का मतलब होता है शीतल, और नाम है इनका अग्नि, अग्निवेश। तो अग्निवेश के साथ शीतल यानी सौम्य वर्ड जो मैच नहीं करता, इसलिए जरूरी पर्याय हो जाता है। बाकी बन्ही कह लो या खुद कह लो, इन दोनों का मतलब अग्नि होता है, तो नाम से रिलेट कर पाते हो, आसान है। ठीक है। तो गणना सेन की बुक देखी सिद्धांत निदान, अगले पेज पे देख रहे हो अगर, तो अग्निवेश की एक बुक है जिसका नाम है अंजन निदान। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अग्निवेश की कौन सी है और गणनाथ सेन की कौन सी है। ठीक है, तो याद कैसे रखना है? आ से अग्निवेश और आ से अंजन। अग्निवेश की है अंजन निदान, ठीक है, और गणनाथ सेन की है सिद्धांत निदान। याद रखना, जरूरी बातें हैं। कह रहे हैं कि अग्निवेश का उल्लेख शालिहोत्र और पालकाप्य संहिताओं में भी मिलता है। अग्निवेश का नाम, ये पुराने जमाने की लिखी हुई दो संहिताएं हैं, शालिहोत्र पालकाप्य, कह रहे हैं इनमें भी मिलता है, तो जिससे इनकी ऑथेंटिसिटी पता चलती है। समझ रहे हो ना? कई बार लोग क्या करते हैं, झूठी कहानी बना देते हैं। जैसे केजीएफ मूवी आपने देखी होगी, उसमें वो है कि इंटरव्यू होता है कि इस नाम का आदमी कोई था या नहीं था, अल्डोराडो कोई जगह थी या नहीं थी। तो बताता है कि वहां पे जाओ, तुमको एक उसकी जो है मूर्ति मिलेगी जमीन के अंदर। तो पहले वो काम करवाते हैं कि भाई देखो है या नहीं है, कहीं झूठी कहानी तो नहीं बना रखी है ना। तो कुछ अगर ऐसे किसी का नाम मिल जाए बाकी बुक्स के अंदर, कोई उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट मिल जाए, तो उनकी ऑथेंटिसिटी पता चलती है, तो वही चीज। तो शालिहोत्र पालकाप्य संहिताओं में भी इनके नाम का उल्लेख है। आगे देखिए, चरक भगवान अनंत के अवतार थे, विशुद्ध के बेटे थे, वैशंपायन के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था, और निवास स्थान पंचनद्य प्रांत में इरावती और चंद्रभागा नदियों के मध्य कपिस्थल नामक ग्राम, ये इनका निवास स्थान है। तो चरक भगवान अनंत के अवतार, विशुद्ध के बेटे, वैशंपायन के शिष्य, बिल्कुल याद रखना है कि विशुद्ध के बेटे हैं, वैशंपायन के शिष्य हैं। वास्तविक नाम तो कपिस्थल चरक, ये इनका वास्तविक नाम है। निवास स्थान तो इरावती और चंद्रभागा नदियों के मध्य में कपिस्थल ग्राम। मैं पहले मुरादाबाद में रहता था, तो आप सब जानते हो कि मुराद में एक दाल फेमस है ना, मुरादाबादी दाल। आप लोग कभी शादी वगैरह में जाते होंगे, यूपी के जो लोग हैं खासकर, तो मुरादाबादी दाल के नाम से एक वो दाल बिकती है। तो आप देखो, लोग कहीं भी जाते हैं, मतलब चले जाएंगे कहाँ, कि गुजरात में है, वहां बेच रहे हैं कि मुरादाबादी दाल। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है कि आपके प्लेस के नाम से बहुत चीजें फेमस होती हैं, तो लोग एकदम पहचान जाते हैं, अच्छा वहां से हो आप, मुरादाबाद से हो, या उस तरह की चीज है। तो सेम था। अब चरक की थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूँ, उसको समझ लोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा समझने की कोशिश करना। देखो, चरक के नाम पे बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, कि चरक कोई एक आदमी थे, या चरक ये बहुत सारे लोग थे अलग अलग जिनको चरक कहा गया। तो मैं सारे लॉजिक आपको बता रहा हूँ। देखो, ऐसा मानते हैं कि चरक जो थे ना, इस शब्द का मतलब है चर। चरक में जो शुरू का शब्द है चर, उसका मतलब होता है चलना। ठीक है। तो मानते यह है कि चरक शायद ऐसे व्यक्ति थे जो एक जगह रुक के चिकित्सा नहीं करते थे। जो लोग एक जगह रुक के चिकित्सा करते थे, कि सेटअप बनाया अपना, अपने हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो उनको कहा गया शालीन प्रवृत्ति के ऋषि। शालीन, ये चाहो तो वर्ड लिख सकते हो। और जो चरक थे ना, इनको कहा गया यायावर प्रवृत्ति के। ये आगे लिखा होगा मैंने कहीं शब्द यहाँ। यायावर का मतलब वो ऋषि या वो चिकित्सक जो एक जगह रुकते नहीं थे, घूम घूम के चिकित्सा करते थे। आज यहाँ है, कल कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए। तो इनका ये शायद लॉजिक था कि अगर हम एक जगह रुक जाएंगे ना, तो वहीं का लोकल ज्ञान हमें होगा। लेकिन हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे, कभी यूनान चले गए, है ना, उस जमाने में यूनान बहुत फेमस था चिकित्सा के लिए, कभी कहीं और चले गए, तो वहां का लोकल ज्ञान भी ले लिया करते थे। ये कहीं से शारसूत्र सीख लिया, ठीक है, वर्कशॉप में जाके, कहीं जाके नाड़ी विज्ञान सीख लिया, तो ये इस तरह करते थे।
तो इस तरह इनकी नॉलेज बढ़ती थी। ठीक। अब कुछ लोगों ने इनको कह लो कि अपना गुरु मान लिया, तो यही लाइफ स्टाइल फॉलो किया। तो ऐसा मानते हैं कि उन सब ने अपने साथ फिर चरक नाम लेके ही चले। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि वही चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, चित्रगुप्त प्रथम, चित्रगुप्त द्वितीय, चित्रगुप्त तृतीय, समझ रहे हो ना बात को। तो उस तरह से ही चरक नाम लेके साथ में चले थे कि वो हमारे गुरु जी थे, तो हम उसी परंपरा से निकले हुए हैं, तो हमारा नाम भी चरक ही होगा। तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि चरक एक व्यक्ति नहीं थे, ये पूरा एक संप्रदाय है चरक नाम का, जो इस तरह चिकित्सा किया करते थे। ठीक है ना। तो ये है चरक के नाम की कहानी। खैर, तो चरक जो ओरिजिनल चरक थे उनको मानते हैं कि भगवान अनंत के अवतार थे, विशुद्ध के बेटे थे, वैशंपायन के शिष्य थे। वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था, मतलब वो यहाँ के रहने वाले थे, अब बाकी कोई कहीं का भी हो सकता है। तो कपिस्थल चरक वास्तविक नाम था, और निवास स्थान था इनका पंचनद्य प्रांत में, पंजाब के साथ रिलेट करते हैं इसको। तो वहां इरावती और चंद्रभागा नदियां थी, उनके मध्य ये गांव पड़ता था। लेकिन भाव प्रकाश वो थोड़ा अलग सोचते हैं। एग्जाम में सवाल आ चुका है ये कि किस आचार्य ने चरक का जन्म नाग वंश में माना है, और ये भी आ चुका है कि शेष अवतार कहा है इनको। तो भाव प्रकाश ने, तो वो इनका जन्म नागवंश में मानते हैं, और इनको शेष अवतार कहा। ये गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे, मतलब वही गोत्र को आगे लेके चलने वाले। ठीक है, तो गोत्र होगा इनका चरक, ऐसा मानते हैं। तो चरक नाम जो है सबके साथ चलता रहा, और यायावर कोटि के ऋषि थे कि घूम घूम के चिकित्सा करने वाले। नेक्स्ट आ जाओ अभी दृढ़ बल, जो कि इनके संपूर्ण करता है। ठीक है, दृढ़ बल संपूर्ण करता। एक दो शब्द हैं आप लिखना चाहो तो, इनके इंग्लिश वर्ड्स हैं, वैसे अभी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देता है एग्जाम में, पहले नहीं देता था। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो उपदेष्टा है ना, लिख लो जरा उपदेष्टा के, ये लिख लेना यहीं पे कहीं कि उपदेष्टा को क्या बोलते हैं। सामने लिख लो एक्सपाउंडर, एक्सपाउंडर। तंत्रकर्ता, तो जिसने लिखा, तो समझ ही सकते हो, वो तो मेन ऑथर हो गया, राइटर हो गया, जो भी कहना चाहो। प्रति संस्कर्ता को बोलते हैं रिडेक्टर, REDA, लिख लो रिडेक्टर, REDACTOR, रिडेक्टर, प्रति संस्कर्ता। और संपूर्ण करता, उसको लिखते हैं सप्लीमेंटेटर। सप्लीमेंट होता है ना, सप्लीमेंटेटर। तो उपदेष्टा एक्सपाउंडर, और प्रतिसंस्कर्ता रिडेक्टर, बस इन दोनों को मेनली समझ लो, बाकी तो कुछ खास नहीं। तो उपदेष्टा एक्सपाउंडर, तंत्रकर्ता राइटर या ऑथर, और प्रतिसंस्कर्ता रिडेक्टर, संपूर्ण करता सप्लीमेंटेटर। किसी का कुछ रहा हो तो पूछ लेना, कुछ समझ ना आया हो, चलो पहले बात कर लेते हैं। कुछ रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, तो वो बता दो, क्योंकि फिर एक ब्रेक लेंगे हम 10 मिनट का, 10 मिनट फिर अगला सेशन करेंगे। कोई क्वेरी है किसी की अभी तक जो पढ़ा इसके अंदर, या कुछ लिख ना पाए हो? और बेझिझक पूछ लेना, ये मत सोचना दूसरे क्या सोचेंगे कि यार इसको नहीं आया देखो। तो ये कोई शर्माने की या झिझकने की बात नहीं है, अपनी क्वेरी रखना। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बेटा, बोलो। सर ये चंद्रभागा का जो लेख था वो कहाँ दिया है? बेटा चरक सूत्र 13, 13 चैप्टर है, स्नेह अध्याय चैप्टर का नाम है, वहां पर मिलता है रेफरेंस, बिल्कुल लास्ट श्लोक है चैप्टर का। ठीक है, और ये चैप्टर्स के नाम मैं आपको याद करने को दे रहा हूँ, ये आज का आपका होमवर्क भी रहेगा, कि जो चरक सूत्र के 30 चैप्टर है, वो सारे नाम आपको याद होने चाहिए। कल जब आप लोग आओगे, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो, प्लस चरक सूत्र के 30 चैप्टर, ये मुझे याद चाहिए कल जब आप आओगे पढ़ने के लिए। मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो कोई क्वेरी नहीं तो ब्रेक करते हैं यार, 10 मिनट वापस आओ और कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट्स करेक्ट मैं शुरू कर दूंगा सेशन, ठीक है, 10 मिनट के बाद वापस आ जाओगे आप। थैंक यू।